नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित समस्त व्यवसायों के लिए अनिवार्य विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पाठ्यचर्या के प्रसंग श्रमिक कल्याणकारी विधान भाग 3 पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के उद्देश्यों पर नज़र डालते हैं। तो आज के उद्देश्य हैं श्रमिक कल्याणकारी विधान, उसके अंदर कौन कौन से अधिनियम आते हैं, कौन कौन से एक्ट्स आते हैं, उनकी एक लिस्ट है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कारखाना अधिनियम 1948, जिन पर हम पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं। आज की कक्षा में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ESI एक्ट जिसको कहते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, EPF एक्ट जिसको कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसमें 2 और अधिनियम हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, इसके परिचय में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम क्यों बनाया गया, उसके पीछे क्या रीज़न थे, उन पर हम बात करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इसका नाम दिया गया, इसे कहा गया कल्याणकारी विधान का एक अत्यंत अनिवार्य भाग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गठन इसका 1948 में किया गया, संपूर्ण भारत पर लागू है और राज्यों में इसके विभिन्न उपबंधों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। यानी राज्य सरकारें इनके विभिन्न उपबंधों को अपनी सुविधा के हिसाब से लागू कर सकती हैं। कारखाना अधिनियम 1948 से बहुत अधिक व्यापक है, क्योंकि कारखाना अधिनियम 1948 में था कि रोजगार करते समय यानी काम करते समय यदि व्यक्ति को चोट लगती है या उसके प्रीमाइसेस में चोट लगती है, उसके परिसर में चोट लगती है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, मृत्यु होती है, तो वो उसके अधीन आता है। लेकिन इसमें बीमा होने के बाद यदि व्यक्ति बीमार होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं उद्योगपति कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध कराते हैं, यानी अनुदान देते हैं। उस अनुदान से ये एक्ट ESI कंटिन्यू होता है, क्रियान्वित होता है। इसका कार्यक्षेत्र पर अगर हम नज़र डालें तो सभी सरकारी और गैर सरकारी कारखानों, सिर्फ मौसमी कारखानों को छोड़कर 219A में जिसकी डेफिनेशन दी हुई है, इनको छोड़कर बाकी सभी सरकारी हों या गैर सरकारी हों, सभी संस्थानों में, सभी कारखानों में इसको लागू किया गया है। इसमें जैसे आपके कारखाना अधिनियम में परिभाषा थी कहाँ पे लागू है, वैसे ही इसमें भी है। 10 या अधिक कर्मचारी जहाँ पे शक्ति के माध्यम से यानी इलेक्ट्रिक पावर की वजह से, इलेक्ट्रिक पावर के साथ में काम हो रहा है। 20 अथवा अधिक कर्मचारी जहाँ शक्ति के बिना काम हो रहा है, शक्ति की सहायता के बिना काम हो रहा है, विनिर्माण प्रक्रिया में कार्य करते हैं, तो वो सारे लोग इस अधिनियम के अंदर कवर किए जाएंगे। यह अधिनियम दुकानों और प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है जहां सामान्यतया 20 या 20 से अधिक लोग कार्य करते हैं। एक है द दिल्ली शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954, जिसमें दुकानों के विषय में, अधिष्ठानों के विषय में, प्रतिष्ठानों के विषय में डेफिनीशन वगैरह दी हुई है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये है कि हम इसके अंदर कवर किए जाते हैं। आकस्मिक अस्थायी अनुबंध सहित सभी कर्मचारियों जिसका वेतन 21,000 है, ये 1/1/2016 में लागू हुआ, 1/1/2017 में 1/1/2017 में से लागू किया गया। इसमें वेतन, जिन भी कर्मचारियों का वेतन 21,000 रुपये है, या दिव्यांग की स्थिति में या वो हैंडीकैप्ड हैं उनकी स्थिति में 25,000 रुपये वेतन है, मैक्सिमम वेतन है, सीलिंग लिमिट है। इस लिमिट के भीतर यदि कोई व्यक्ति आता है तो वही लोग इस बीमा अधिनियम का फ़ायदा उठाएंगे, इस बीमा अधिनियम के अंदर कवर होंगे। इसके कार्यक्षेत्र को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। एक कारखाना या प्रतिष्ठान जिस पर यह अधिनियम लागू होता है प्रावधानों द्वारा भी शासित होना जारी रहेगा, भले ही यानी कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या में कमी हो गई हो या शक्ति या बिजली, यानी जब वो कारखाना शुरू हुआ था, उस कारखाने के शुरू होने के समय पर उसमें बिजली से कार्य होता था, शक्ति से कार्य होता था, उस शक्ति या बिजली के बिना अब कार्य हो रहा है तो भी ये अधिनियम वहाँ पर लागू रहेगा। यदि उनके न्यूनतम जो मेंबर्स हैं, न्यूनतम संख्या जो एम्प्लॉयज़ की है, उसमें भी यदि कमी होती है
तो वो कमी के बाद भी ये अधिनियम वहाँ पर लागू रहेगा जैसे पहले लागू था। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत शिक्षु इस अधिनियम के अधीन नहीं आते हैं, यानी जो अप्रेंटिसशिप करने वाले व्यक्ति हैं या अप्रेंटिसशिप एक्ट के अधीन जो लोग आते हैं वो इस अधिनियम के अंदर कवर नहीं होंगे, क्योंकि वो सीधे तौर पर कर्मचारी नहीं होते हैं, वो एक ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होते हैं, इसलिए उनको इसके अंदर नहीं रखा गया है। इंडियन नेवल, मिलिट्री, एयर फोर्सेज पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। जहाँ यह अधिनियम लागू है वहाँ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता। यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई कर्मचारी अपना लाभ लेता है तो वो इस अधिनियम के अंदर नहीं आएगा, इस अधिनियम से बाहर रहेगा। दूसरा, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट के लाभ इस अधिनियम में भी दिए गए हैं जो कि ईपीएफ में लागू होते हैं। मिलिट्री और नेवल पर मैं बता चुका हूँ, इस पर नहीं लागू होता है। और ईएसआई का अंशदान जो होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। 6.5% जो पहले था उसे घटाकर गवर्नमेंट ने अब 4% कर दिया है। तो पहले की जो कंडीशन थी उससे अब अंशदान कम हो गया है। ये लागू होता है 1/7/2019 को, 1 जुलाई 2019 को ये लागू किया गया। इसके अनुसार अब कर्मचारी 0.75% पे करेगा, जो कि पहले 1.75 पे करता था। नियोजक जो है वो 3.25 इस समय देगा, जो कि पहले 4.75 था। ये एक ऐतिहासिक डिसीज़न रहा गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने इस अंशदान को कम किया, जिसकी वजह से नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों पर बोझ कम पड़ा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के मुख्य उपबंध जिन पर हम चर्चा करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम का प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम गठित किया जाएगा, जो कि धारा 3(1) में परिभाषित है, लिखा हुआ है कि कैसे होगा, क्या क्या होगा। ये एक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा है, जिस पर एक शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब ये एक ऐसी संस्था रहेगी, ऐसे रजिस्टर्ड रहेगी जिस पर कोई मुकदमा लाया जा सकता है और ये अपने ही नाम से मुकदमा दायर कर सकती है। वाद लाया जाएगा और उस पर भी वाद लाया जाएगा, 3(2) में है। गठन की बात करें तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो गठन में सदस्य शामिल हैं उनकी एक लिस्ट है। इसमें एक अध्यक्ष होगा जो केंद्र सरकार तय करेगी और केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत इनको पद ग्रहण करना होगा। उपाध्यक्ष होगा, ये भी केंद्र सरकार तय करेगी और ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 5 या अनधिक व्यक्ति केंद्र सरकार ही तय करेगी, इनको भी केंद्र सरकार ही प्रसाद पर्यंत नियुक्त करेगी, जो ये मेंबर रहेंगे। अधिनियम लागू होने वाले राज्यों से प्रत्येक से एक एक व्यक्ति, जहाँ जहाँ पर भी जिस राज्य में ये अधिनियम लागू है, इस अधिनियम के लागू होने वाले राज्यों से एक एक व्यक्ति उठाया जाएगा, जो कि राज्य सरकार तय करेंगी और ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनको नामित किया जाएगा। उनके तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति लागू किया जाएगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही, केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी और ये भी प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। नियोजकों से परामर्श, यानी जो भी नियोजक हैं, नियोक्ता हैं, उनसे परामर्श करने के पश्चात उनका प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य, 10 मेंबर रहेंगे। 10 मेंबर ऐसे रहेंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नियोजकों से एडवाइस लेने के बाद, परामर्श करने के बाद नियुक्त करेगी। ये केंद्र सरकार ही करेगी और ये भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगले हैं कर्मचारी संगठनों से, जो भी यूनियंस बनी हुई हैं, जो भी कर्मचारी संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों से परामर्श के पश्चात, उनसे बातचीत करने के पश्चात उनके भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की संख्या 10 होगी। इनको भी केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी। इनका टेन्योर 3 साल के लिए रहेगा और ये तब तक रहेगा जब तक नया कोई पद धारण नहीं कर लेता है। चिकित्सा व्यवसायों के लिए जो संगठन बनाए गए हैं, चिकित्सा व्यवसायों के जो संगठन हैं, उन संगठनों से परामर्श करने के पश्चात इनमें से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ 2 व्यक्ति लिए जाएंगे, जो
चिकित्सा परामर्श के पश्चात लिए जाएंगे। 3 संसद सदस्य रहेंगे, जिनमें से 2 लोकसभा से रहेंगे, 1 राज्यसभा से रहेंगे। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम है। निगम का एक महानिदेशक होगा। उक्त समस्त सदस्यों की कार्यावधि 4 वर्ष रहेगी। इन सभी की जो कार्यावधि है वो 4 वर्ष रहेगी, और या फिर इन व्यक्तियों को या इन सदस्यों को जब तक दोबारा चुना नहीं जाता है, जब तक दोबारा इनकी जगह पर कोई व्यक्ति नहीं आ जाता है, तब तक ये पद धारण करेंगे। राज्य बीमा अधिनियम के लाभ, इसमें पहला जो लाभ है, बड़ा लाभ है बीमारी हित लाभ। इसमें चिकित्सा अधिकारी के बीमारी प्रमाण पत्र पर कर्मचारी के बीमारी की स्थिति में औसत मासिक व्यय से 50%, यानी चिकित्सा अधिकारी एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आप बीमार हैं, तभी आपको आपकी जो औसत मासिक व्यय है, वेतन है, वेजेस हैं, उस वेजेस का 50% आपको पेड होगा। दूसरा है कर्मचारी को वर्ष में 12 महीने की अवधि में केवल 8 सप्ताह के लिए 6 माह की दैनिक मजदूरी के आधे के बराबर प्राप्त होगा। यानी 6 माह की जो उसकी दैनिक मजदूरी है, उसके आधे के बराबर 8 सप्ताह के लिए उसको पे किया जाएगा बीमार कंडीशन में। लंबी बीमारी की स्थिति में सवेतन अवकाश देय होगा। सवेतन अवकाश देय होगा, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है तो उसको वेतन के साथ में छुट्टी दी जाएगी। प्रसूति लाभ, इसको मैटरनिटी बेनिफिट कहते हैं या डिलीवरी बेनिफिट कहते हैं। ये मैटरनिटी एक्ट में यदि कवर नहीं किया जाता है, मतलब इस अधिनियम के अंदर आने वाले सभी कर्मचारियों को यहाँ पर छूट दी जा रही है मैटरनिटी बेनिफिट की, तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो बना हुआ है, मैटरनिटी एक्ट बना हुआ है, उस अधिनियम के अंदर नहीं कवर होंगे। इनके लाभ है तो 70 दिन या 2 बार का अंशदान। सबसे पहले जो महिला है उसे 70 दिन की या फिर 2 बार वो अंशदान कर चुकी हो, ये इंपॉर्टेंट है, पहली शर्त है इसका लाभ उठाने के लिए। दूसरा, 12 सप्ताह की अवधि की प्रसूति सुविधा रहेगी। अपरिहार्य स्थिति में 16 माह किया जा सकता है, यानी 3 महीने रहेगा और उसे 4 महीने अपरिहार्य परिस्थिति में किया जा सकता है। कर्मचारी की मृत्यु, नवजात की मृत्यु, गर्भपात की स्थिति में भी यह अधिकार बना रहेगा। प्रमाणित दावा पत्र 14 दिनों के भीतर दिए जाने पर ही लाभ देय होगा। यानी प्रमाणित दावा पत्र, यानी आप क्लेम कर रहे हैं अगर अपनी छुट्टी के लिए या अपनी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, तो आपको 14 डेज़ के भीतर, 14 दिनों के भीतर अपना एक प्रमाणित दावा पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो हमने देखा बीमारी हित लाभ, डिजीज़ वेलफेयर बेनिफिट, प्रसूति लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट। थर्ड है अयोग्यता लाभ, इनेबिलिटी बेनिफिट, यानी यदि कोई व्यक्ति इनेबल हो जाता है अपने कार्य करने के लिए, अपने काम के लिए, तो उस कंडीशन में उसे क्या बेनिफिट इस अधिनियम के भीतर मिलेंगे। यदि कोई कामगार जो अस्थायी रूप से दुर्घटनाग्रस्त होता है, अस्थायी रूप से दुर्घटनाग्रस्त होता है, यानी कुछ समय के लिए उसे चोट लगी और उसके पैर में दिक्कत आ गई, हाथ में दिक्कत आ गई, तो उस कंडीशन में चाहे उसने अंशदान दिया हो या ना दिया हो, कंडीशन ये है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन हुआ हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग या ना हुआ हो, उस कंडीशन में भी जितने दिन कार्य करने हेतु, जितने दिन वो कार्य करने हेतु अयोग्य रहता है, कार्य नहीं कर पाता है, उतने टेन्योर के लिए उसकी आय का, जो उसकी दैनिक आय है, उसके हिसाब से उसको 75% पे करना ही होगा। जो नियोक्ता है उस पर ये लाइबिलिटी है कि वो उसे 75% पे करे। अपंगता की दशा में यदि वो व्यक्ति अपंग हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, उस कंडीशन में कामगार की आय में आई कमी को उसके औसत दर से जीवनोपर्यंत भुगतान देय होगा। इस अधिनियम के अंदर यदि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए किसी कार्य को करने में अक्षम हो जाता है या अपंग हो जाता है, उस स्थिति में जो नियोक्ता है उसकी जो आय है उसमें जो कमी आई है, उसके एवरेज निकालने के बाद उसे जीवनोपर्यंत, यानी जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसका भुगतान इस अधिनियम के अनुसार होगा। चौथा है चिकित्सीय लाभ, ट्रीटमेंट बेनिफिट, यानी इस एक्ट के अधीन यदि कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट कराता है उसको किस किस तरीके के बेनिफिट मिलेंगे। उसे चिकित्सीय देखरेख ये इसी एक्ट के थ्रू फ्री मिलेगी, ESI एक्ट के थ्रू। औषधियाँ ये उसे इसी एक्ट के थ्रू मिलेंगी। अस्पतालों में अंतरंग रोगी के रूप में उपचार, अगर वो इंटरनल वहाँ पे एडमिट होके अपना ट्रीटमेंट कराता है तो उसे ये बेनिफिट मिलेगा। चिकित्सीय सुविधाएं, अन्य चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी। वाह्य रोगी, यानी अगर वो OPD में दिखाना चाह रहा है एज ए वाह्य रोगी तो उसे उसका भी लाभ मिलेगा।
बीमाशुदा कर्मचारियों के घर पर चिकित्सकों द्वारा नियमित देखभाल, बीमाशुदा जो लोग हैं उनको नियमित देखभाल उनके घर पर भी की जाएगी। औषधालय या अन्य संस्थानों में परिचर्या, कहीं भी किसी भी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी भी औषधालय में वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 5वां है आश्रित लाभ। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कर्मचारी है जो इस अधिनियम के अंदर बीमित है, जिसका बीमा हो चुका है, उसके जो आश्रित होंगे उनको किस किस तरीके के लाभ मिलेंगे। मृतक कर्मचारी है, उसकी विधवा स्त्री को कर्मचारी के आधे औसत का 2/5 भाग उनके जीवनों पर पर्यंत देने की बात है। जो कर्मचारी ख़त्म हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी जो वाइफ है, विडो है, उस विडो को 2/5 भाग उसके औसत वेतन का पे होगा लाइफ लॉन्ग। मृत कर्मचारी के नाबालिग पुत्रों को 18 वर्ष तक की आयु, यानी 18 वर्ष से कम आयु तक के जितने बच्चे हैं उसके, उनको भी आधे औसत का 2/5वां भाग पे किया जाएगा। मृत कर्मचारी की अविवाहित पुत्रियों, ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम हैं या विवाह होने तक, यानी विवाह होने के बाद उनको इस तरीके का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। विवाह होने तक उन्हें भी 2/5 भाग देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। मृत कर्मचारी के पुत्र, पुत्री, पत्नी न होने की दशा में यदि तीनों नहीं हैं तो आश्रित लाभ निकट संबंधी को देने का प्रावधान है। निकट संबंधी उससे पूछे भी जा सकते हैं, उसकी मृत्यु से पहले भी उसके डेटा में लिखवाया जा सकता है, या फिर अधिनियम के अनुसार जिन्हें जिन्हें निकट संबंधी मानने की व्यवस्था है उनमें से किसी को ये लाभ दिया जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे अधिनियम पे, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952। इसके परिचय, इसकी उपयोगिता के विषय में, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब एम्प्लॉय काम करता है उस समय तो उसकी जो भी अर्निंग्स होती हैं वो उसकी अर्निंग्स ख़त्म होती रहती हैं, लेकिन वो पीएफ के थ्रू अपनी अर्निंग को कुछ हद तक सेव कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट का भी नियम है कि उसे कितने % अपना अंशदान देकर अपनी प्रोविडेंट फंड को मेंटेन करते रहना है। उस प्रोविडेंट फंड पर नियोक्ता का एक % होगा और उस % पर एक निश्चित धनराशि में निश्चित ब्याज दर से उसे एक धनराशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी, या किन किन कंडीशन में दी जाएगी उन पर हम बात करेंगे। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए, उनके हितों को और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम का गठन 1952 में किया गया। ये ईएसआई एक्ट की अपेक्षा, जो पिछला एक्ट जिस पर हमने चर्चा करी, ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, उसकी अपेक्षा अधिक जटिल है या कहें अधिक व्यापक है, और अंशदान लगभग 4% अधिक है। वहाँ पर जितना अंशदान था पहले, उससे यहाँ पर लगभग 4%, बल्कि ज़्यादा ही है, और इससे तकरीबन 7 करोड़ लोग, 7 करोड़ भारतीय लाभान्वित हैं। जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत पर लागू है। ये पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, अब जम्मू कश्मीर में भी शायद लागू हो गया है, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है, इसलिए ये संपूर्ण भारत पर लागू है। यह अधिनियम कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। जो भी कारखाने हैं, जो भी प्रतिष्ठान हैं, उन पर लागू होता है। जहाँ पर 20 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं उन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता है। जहाँ 50 से कम श्रमिक बिना विद्युत आपूर्ति के, यानी जो कंडीशन पहले 20 लोगों के लिए थी, 10 लोगों के लिए थी, वो कंडीशन यहाँ पर 50 हो गई है। 50 से यदि कम श्रमिक हैं और विद्युत सप्लाई के बिना, यानी इलेक्ट्रिकल पावर के बिना यदि वो अपना कार्य कर रहे हैं उस संस्था में, उस कारखाने में, तो वो इसके अंदर लाभान्वित नहीं होंगे। संकट के समय कर्मचारियों की भलाई को सुरक्षित करने के लिए ईपीएफ अधिनियम तैयार किया गया। जब भी उन पर किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी, उन्हें किसी तरीके की कोई विशेष आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता के समय पर उनके प्रोविडेंट फंड से वो निकासी ले सकते हैं। ईपीएफ अधिनियम सदस्यों की निम्नलिखित आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, जिसमें है सेवानिवृत्ति, यानी जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं
वो शायद बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से उसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो उसे अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, तो प्रोविडेंट फंड उस समय काम आता है। चिकित्सा यानी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें उठाने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसमें काम आता है। घर खरीदने के लिए आगे इस पर बात करेंगे। घर खरीदने के लिए या फिर घर को बनवाने के लिए वो इस प्रोविडेंट फंड का ड्यूरिंग जॉब लाभ ले सकता है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए, शादी ब्याह है इत्यादि के लिए वो इसका लाभ ले सकता है। बच्चों की शिक्षा है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोविडेंट फंड से लाभ ले सकता है। बीमा पॉलिसियों के वित्त पोषण के लिए, बीमा पॉलिसियों का जो वित्त पोषण है उसके लिए भी ये यहाँ से लाभ ले सकते हैं। इनके नियमों विनियमों में अंशदान की बात होती है, तो कौन कौन से लोग इसके अधीन आएंगे, किन के लिए ये अधिनियम लागू होगा, किन के लिए नहीं लागू होगा, उस पर बात करते हैं। ईपीएफ अंशदान उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनका मूल वेतन, यानी ये अनिवार्यता की बात कर रहा है, ये लोग बच नहीं सकते जिनका 15,000 से कम वेतन है। यानी जिन व्यक्तियों का वेतन 15,000 से कम है वो व्यक्ति इस अधिनियम के भीतर अंशदान देना ही देना है, उन्हें अनिवार्य है उनके लिए स्वैच्छिक है जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। यानी जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 से अधिक है उन व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक है, वो चाहें तो इसे ना भी दें या दें, वो उन पर डिपेंड करता है। नियमानुसार मूल वेतन का 12% जो होगा, जो कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, समान रूप से भुगतान किया जाएगा। यानी जो 12% डिसाइड किया गया है अंशदान, इसमें वो 12% आवश्यक है उन्हें देना, 12% इस ईपीएफ में उन्हें अंशदान देना ही देना है। इस ईपीएफ में 12% के अंशदान को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि किसी व्यक्ति की तनख्वाह मान लीजिए 30,000 रुपये है, यानी इसमें जो भी अलाउंसेस उसे मिलते हैं वो अलाउंसेस भी इसके अंदर कवर्ड होंगे। उसमें 30,000 रुपये यदि किसी व्यक्ति की पर मंथ की इनकम है और उसे कन्वेंस अलाउंसेस जो मिलते हैं वो 5,000 रुपये मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं वो भी 5,000 रुपये मिलते हैं, तो कुल मिला के उसकी तनख्वाह हो गई या उसकी जो मूल वेतन हो गया वो 40,000 हो गया। उस 40,000 पे 12% के हिसाब से 4,800 रुपये एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 12% के हिसाब से 4,800 रुपये हो गया। दैट मीन्स कि 12% इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति की टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है, उसका जो मूल वेतन जिसे कहा जाता है वो कितना बन रहा है। इसके दूसरे कुछ नियमों में कोई व्यक्ति यदि अपने बच्चों की शिक्षा, स्वयं के विवाह, बच्चों की शादी, घर निर्माण या घर खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी चिकित्सीय आपात स्थिति में पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहता है, तो उसके लिए निम्न शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। पहली शर्त है न्यूनतम 7 वर्ष सर्विस पूर्ण कर ली हो। यदि वो इस तरीके का कोई प्रोविडेंट फंड से फ़ायदा चाहता है तो उसका कम से कम 7 वर्ष सर्विस में हो चुका हो। कुल योगदान के 50% से की निकासी केवल 3 बार में की जा सकती है, यानी जो भी योगदान उसका है उसके 50% की निकासी 3 बार में वो कर सकता है, 3 इंस्टॉलमेंट में कर सकता है। चिकित्सा आपात स्थिति के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है, यानी मेडिकल कंडीशन, जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, मेडिकल कंडीशन में उस पर कोई न्यूनतम वाली समस्या नहीं है कि उसको इतने दिन का अंशदान या इतने दिन काम करना ज़रूरी है, परंतु अस्पताल में भर्ती होने के प्रमाण की आवश्यकता होती है। यदि वो इस अधिनियम के भीतर प्रोविडेंट फंड से कुछ मदद चाहता है तो उसके लिए उसका हॉस्पिटल में एडमिट होना एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति के संपूर्ण कामकाजी जीवन में केवल एक बार घर निकासी के लिए या खरीद के लिए ईपीएफ खाते से निकासी उपलब्ध है, यानी घर खरीद के पॉइंट ऑफ व्यू से या घर बनवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई निकासी करना चाहता है ईपीएफ से तो वो पूरी नौकरी में एक बार कर सकता है, जिस हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 5 वर्ष है। इसके लिए कम से कम उसे 5 वर्ष उस सेवा को पूर्ण किया जाना आवश्यक है। निकासी अधिकतम राशि कुल वेतन का 36 गुना है। ये किस कंडीशन में है? संपत्ति के निर्माण के कंडीशन में, यानी जब कोई मकान बनाता है तो उस कंडीशन में वो अपने
कुल वेतन का 36 गुना प्रोविडेंट फंड से ले सकता है, या फिर 24 गुना संपत्ति की खरीद के लिए। यदि कोई मकान खरीदता है तो उस कंडीशन में वो 24% अपनी सैलरी का 24% नहीं, 24 गुना, 24 गुना ले सकता है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आपका योगदान 12%, यानी 12% यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करना चाहता है, यदि कोई बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा भी सकता है, लेकिन नियोक्ता का योगदान, उसका निश्चित योगदान है, वो बढ़ाएगा नहीं। ईपीएफओ द्वारा अपने पिछले वर्षों पर जमा किए गए राजस्व के आधार पर हर साल ईपीएफ ब्याज दरों में संशोधन किया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इसका जो परसेंटेज है वो 8.5% तय है। निकासी या अंतरण के लिए भविष्य निधि निकासी की कंडीशन इसमें बताई गई है कि किस कंडीशन में व्यक्ति अपने रिटायरमेंट से पहले भी ले सकता है। 55 वर्ष की आयु यदि उसने प्राप्त कर ली है तो वो निकाल सकता है। 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले निकासी इस कंडीशन में हो सकती है: सेवा समाप्ति के समय, कुल विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति हो गई हो, अन्य देशों में प्रवासन हेतु स्थायी निपटान हो, या फिर छटनी की गई हो। एक सदस्य भविष्य निधि से 90% की राशि निकाल सकता है 54 वर्ष की आयु यदि वो प्राप्त कर चुका है, या फिर 55 वर्ष से पहले वास्तविक सेवानिवृत्ति या पेंशन की स्थिति में है। जो भी पहले होगा उस पर वो निकाल सकता है। नियोक्ता के लिए पीएफ की जो कंडीशन है वो 20 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों में है। सहकारी समितियों में 50 या अधिक व्यक्तियों जो बिना शक्ति के संचालित हैं, 50 से अधिक व्यक्ति जैसे शुगर फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ पर कर सकता है। नियोक्ता द्वारा सांविधिक योगदान है, वैधानिक दर मूल मजदूरी का 12% है, यानी योगदान की जो वैधानिक दर तय की गई है नियोक्ता की वो 12% ही तय की गई है, यानी 12% एम्प्लॉय देगा, 12% एम्प्लॉयर देगा। महंगाई भत्ता और खाद्य रियायत, नगद मूल्य किसी भी जमा करने की आवश्यकताएं होने पर भत्ते को बनाए रखेंगे, यानी किसी भी कंडीशन में भत्ते को बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट के अनुसार। योगदान की दर 10% ईंट, बीड़ी, जूट, ग्वार, गम कारखाने, कताई क्षेत्र में, रेशम क्षेत्र में उपलब्ध है, इसमें 10% का ही योगदान किया जाएगा कर्मचारी द्वारा। कर्मचारियों की कुल मजदूरी से 1 मिलान योगदान एकत्र किया जाएगा। 12% में से या 10% में से जैसा भी मामला हो, नियोक्ता का 8.33% होना है अगर 10 या 12 में से कोई कन्फ्यूज़न होता है तो। इसके अलावा नियोक्ता कुछ भुगतान करने के लिए बाध्य है, जैसे प्रशासन शुल्क जो देना होता है, इडली योजना के तहत जो शुल्क उसे देना होता है, निरीक्षण शुल्क जो उसे देना होता है, या देरी के मामले में 17% से 37% तक के हर्जाने या जुर्माने की भी बात उसके लिए हो, इस अधिनियम के भीतर है। आज के प्रशिक्षण के सारांश के तौर पर देखें तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के मुख्य उपबंधों के विषय में, उसके आशय के विषय में हमने बात की। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के आशय, उसके परिचय, उद्देश्य और उसके मुख्य उपबंधों के विषय में हमने इस कक्षा में चर्चा करी। इस क्लास के लिए मैंने जो कंटेंट लिए वो निम्मी ऑनलाइन लर्निंग बुक जो है, ऑनलाइन बुक जो मैंने डाउनलोड करी, उससे मैंने मदद ली। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अरिहंत प्रकाशन की माया शुक्ला जी की बुक है, उससे मैंने लिया। और रिलेवेंट बेयर एक्ट्स, यानी जैसे विगत कक्षाओं में भी मैंने बेयर एक्ट से मदद ली, इस कक्षा के लिए भी बेयर एक्ट मैंने यूज़ किए। धन्यवाद।